दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दाब के बारे में जानेंगे, दाब को समझेंगे और दाब पे आधारित जितना भी प्रश्न पूछा जाता है सभी एग्जामों में, सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं दाब क्या होता है। दाब बोलिए या दबाव बोलिए सेम चीज़ है, इंग्लिश में इसको प्रेशर बोलते हैं। दाब का सूत्र होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, मतलब किसी क्षेत्रफल में दिए गए क्षेत्रफल में कितना बल लगा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं दाब बोलते हैं, या इसी को हम लोग दबाव बोलते हैं। मतलब दाब का मतलब समझ लीजिए, गैस अगर होगा तो हम समझेंगे दाबना, तो दाब का मतलब समझ गए किसी क्षेत्रफल में कितना आप बल लगा रहे हैं उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे दाब। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बल तो फिक्स होगा, बल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल घट भी सकता है बढ़ भी सकता है क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्षेत्रफल अगर घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। याद रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल से ही आपको दाब ध्यान रखना है, क्षेत्रफल बढ़ा दाब घटा, क्षेत्रफल घटा दाब बढ़ा, ठीक है। उल्टा रिलेशन याद रखेंगे, और बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, लेकिन बल का यहाँ पे काम नहीं। अब याद रखेंगे दोस्तों, दाब का जो इकाई होता है ऐसा इकाई होता है पास्कल, साइंटिस्ट के नाम पर है पास्कल। मतलब पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। तो ऐसा इकाई हो गया पास्कल, और इसका जो सीजीएस इकाई होता है वो होता है बार, ठीक है। और याद रखेंगे दोनों यूनिट को याद रखेंगे, पास्कल भी और बार भी, ठीक है, एक दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब जो हम लोग लेते हैं 1 एटीएम लेते हैं। कितना, 1 एटीएम, जिसको पूरा हम नाम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर। यह भी एक इकाई होता है दाब का, ठीक है। तो दाब का ऐसा इकाई ये होता है, सीजीएस इकाई होता है, और जो बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह इकाई है एटीएम। हम लोग बार बार एटीएम लिखते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों, तो वायुमंडल के गैसों के द्वारा धरती के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो बल लगता है, जो दाब लगता है, उसी दाब को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है समुद्र के किनारे हम लोग मापते हैं और उसको मानते हैं, कितना माने हैं, 1 एटीएम, याद रखेंगे। और दोस्तों आप याद रखेंगे 1 एटीएम जो होता है, 1 एटीएम बराबर, ठीक है, बैरोमीटर में जो पारा ऊपर नीचे करेगा वो 76 सेंटीमीटर करेगा, 76 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 76 सेंटीमीटर एजी एक पारा में होता है। बार में बोलेंगे तो 1.01 बार होगा, ये भी याद रखेंगे। और पास्कल में अगर बोलेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। या इसी को एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो 101 325 पास्कल होता है, ये लगभग लिखें। तो ये वैल्यू याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और ये तो ध्यान रखना ही है, ठीक है दोस्तों। और दाब को हम लोग किससे मापते हैं, तो दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, बैरोमीटर बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, पारा होता है, यही पारा ऊपर नीचे करता है दाब के बढ़ने पर, ठीक है, और दाब के कमी होने पर। दाब ऊपर बढ़ेगा मतलब दाब बढ़ेगा तो पारा जो है 76 सेंटीमीटर उठ जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दाब पर कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे दाब के घटने के कारण कौन कौन सी परिघटना होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे दाब के बढ़ने के कारण कौन कौन सी परिघटना होता है। तो पहली परिघटना है साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। बाहरी जो दाब होगा उससे अधिक दाब होगा कौन, अंदर का जो दाब है बुलबुले का। दूसरा ध्यान रखना है, पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण जो होता है दोस्तों वो कम हो जाता है दाब बढ़ने पर। अगर दाब बढ़ाइएगा, दाब बढ़ा रहे हैं मतलब उसको क्या कर रहे हैं, दाब कर रहे हैं, उसको दबाव दे रहे हैं, दाब रहे हैं, तो पानी को जैसे ही दाबिएगा तो उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा, और वाष्पीकरण कमी होने के कारण वाष्प अधिक से अधिक निकलेगा, तब ना दाब बढ़ेगा। इसके लिए उसका जो क्वथनांक होता है पानी का वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला ध्यान रखेंगे, इसी के कारण वाष्पीकरण में कमी होने के कारण ही, ठीक है,
दाब जो होता है मतलब दाब के बढ़ने पर वाष्पीकरण में कमी हो जाता है और इसी के कारण क्वथनांक बढ़ जाएगा, परंतु पानी का जो गलनांक है और वो हिमांक घट जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, दाब के बढ़ने पर पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, परंतु पानी का गलनांक, पानी मतलब बर्फ संगे, उसका गलनांक और हिमांक जो होता है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। उसके बाद कुकर में दोस्तों खाना जल्दी पकता है, क्योंकि दाब के बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ गया और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाएगा तो खाना क्या होगा, तेजी से पकेगा। बांध के नीचे का जो दीवार होता है दोस्तों, उसको मोटा बनाया जाता है, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है तो पानी का भार अधिक होगा नीचे, इसीलिए दाब भी अधिक लगेगा, इसीलिए मोटा दीवार बनाया जाता है ताकि अधिक दाब के कारण वो बांध टूटे नहीं। उसके बाद अब बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक कम हो जाता है, घट जाता है। अब दो बर्फ है, अब दो बर्फ को अगर आप आपस में क्या कीजिएगा, चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा। ठीक है। अब दो बर्फ को ऐसे अगर दाब रहे हैं तो दाबने से क्या होगा, बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा और बर्फ का गलनांक कम होगा, इसीलिए वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है। तो चिपकने का कारण क्या है, बर्फ के टुकड़ों का, क्योंकि उनका गलनांक जो होता है क्या होता है, घट जाता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दाब के घटने के कारण जो भी परिघटना होता है उसको हम लोग देखेंगे, और ये जितना भी बिंदु लिखे हैं सभी पे प्रश्न आता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक होगा लेक्चर हमारा दाब के घटने के कारण क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे दाब के बढ़ने के कारण कौन कौन सी परिघटना होता है। तो देखिए, दाब तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, दाब होता क्या है। अब दाब में अगर कमी आता है, ठीक है, अगर दाब में कमी आता है तो बहुत सारा परिघटना होता है, जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पहली परिघटना है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है। तो देखिए, अगर कोई गुब्बारा लिए हैं और उसमें हाइड्रोजन है तो वो हल्का गैस है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने पर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में कमी आ जाता है, और वायु दाब में जैसे ही कमी आएगा, ठीक है, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैलून जो है, बैलून का जो अंदर का गैस है वो अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। काहे कि याद रखेंगे, गैस हमेशा या कोई भी पदार्थ कहाँ से कहाँ बहेगा, हायर से लोअर की ओर क्या होगा, बहेगा। तो उसी तरह गैस भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस बढ़ेगा। तो बैलून का अंदर का गैस अधिक है और बाहर का जो प्रेशर है कम है, तो अंदर से गैस चाहेगा बाहर निकलना, और इसके कारण जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है। दूसरा है, ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होता है। फिर ऊंचाई आ गया, तो ऊंचाई पर दोस्तों होगा क्या, ऊंचाई पर जाइएगा, ठीक है, पहाड़ वार पे जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, और दाब में कमी के कारण ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में, रक्त में कम घुलता है। तो कम घुलेगा तो उससे दिक्कत क्या होगा, आपको शरीर जो है सही से काम करेगा नहीं, दिमाग सही से काम करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो भी बॉडी का ऑर्गन है कब काम करेगा, जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा तब। जब ऑक्सीजन ही सही मात्रा में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही आप नहीं ले पाएगा, तो दिमाग से लेकर जितना भी पार्ट पुर्जा है बॉडी का वो ठीक से काम करेगा नहीं, और इस कारण मुंह और नाक से क्या होगा, खून निकलने लगेगा। काहे कि बाहरी दाब क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर का दाब क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड निकलने लगता है। काहे कि ब्लड का अंदर का जो दाब हो गया वो अधिक है और बाहर का कम हो गया, इसीलिए अंदर से बाहर की ओर ब्लड निकलने लगेगा, तो मुंह और नाक से ब्लड निकलने लगता है। काहे कि अंदर का दाब अधिक है और बाहर का जो दबाव होता है, जिसको वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर उबलता है। तो फिर ऊंचाई पे जाएगा तो फिर वही कंडीशन है, दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दाब में कमी आने के कारण पानी जो होगा 100 डिग्री से नीचे, मतलब 99 पर 98 पर ही बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा। क्योंकि याद रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने पर जो उबलने का बिंदु होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है पानी का, और दाब में कमी आने के कारण जो उबलने का बिंदु होता है पानी का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है।
उसके बाद ध्यान रखेंगे हवाई जहाज में, मतलब ये भी ऊंचाई का बात कर रहा है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज में अगर आप फाउंटेन पेन लेके जा रहे हैं तो बुकोड़ने लगेगा, उल्टी करने लगेगा, मतलब उसमें से स्याही बाहर आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? तो ऊंचाई फिर हो गया ऊपर, तो ऊंचाई पर क्या होगा, दाब कम होगा, तो बाहरी दाब जो है वायुमंडलीय दाब तो कम हो गया, लेकिन स्याही जो है वो तो अंदर है। तो अंदर जो है आपका फाउंटेन पेन के अंदर जो है लीड जो है उसके अंदर का दाब क्या है, अधिक है, और बाहर दाब क्या है, कम है। तो फिर यहाँ से लिक्विड क्या होगा, बाहर की तरफ बहने लगेगा, क्योंकि इधर दाब ज़्यादा है और इधर दाब कम है, तो उसमें से स्याही बाहर की ओर निकलने लगेगा। इसीलिए फाउंटेन पेन को अगर आप ले जाते हैं ऊंचाई पर या हवाई जहाज में जहाँ पे दाब बहुत कम हो जाता है, तो फाउंटेन पेन में से जो स्याही है वो बुकोड़ने लगेगा, वो बाहर निकलने लगेगा। तो पेन के अंदर का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। पेन के अंदर मतलब लीड के अंदर का दाब हम बात कर रहे हैं। अगला है रेल की पटरी के नीचे चौड़ी लकड़ी या कंक्रीट लगाई जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए रेल का जो भार होता है बहुत अधिक होता है, और जो दाब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर बल बढ़ेगा मतलब मास बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर पतला पतला अगर हम लोग लकड़ी रखेंगे तो ट्रेन अगर क्रॉस करेगा, ट्रेन उस पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, काहे कि उस पर दबाव अधिक पड़ेगा। तो दबाव अधिक पड़ेगा तो धंस जाएगा। इसीलिए दबाव को कम करने के लिए लकड़ी को या कंक्रीट, जो कंक्रीट मतलब जो सीमेंट का हम लोग लगाते हैं, अब लकड़ी का लगता नहीं है, तो लकड़ी की जगह पर अब सीमेंट का लगता है, तो उसको थोड़ा चौड़ा रखते हैं ताकि उस पर दबाव कम पड़े। क्योंकि ट्रेन बहुत हेवी है, बहुत भारी है, दबाव कम पड़े तो कम धंसेगा। ठीक है। उसके बाद दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से व्यक्ति द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस गया है तो उसको सलाह दिया जाता है लेट जाने के लिए, झुक जाने के लिए। झुकने से क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल है आदमी का, व्यक्ति का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, दाब कम हो जाता है। तो व्यक्ति का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ गया। अब उसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है दलदल पर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर सीधा रहेगा, इस तरह रहेगा तो सटाक देकर नीचे चल जाएगा, डूबने का चांस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ देर में साफ हो जाएगा। क्योंकि इस तरह अगर रहेगा तो क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो डूब जाएगा दलदल में। और ऐसे अगर लेट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम सूत जाएगा, सूतेगा तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब थोड़ा झुक जाएगा। बस हमारा ऐसे पूरा जितना हो सकता है उतना झुक जाए। ठीक है, या ऐसे होके लेट जाए, ऐसे पूरा होके लेट जाए, पैर तो फंसा हुआ है तो ऐसे लेट भी जाएगा, तो उसके दलदल में डूबने का चांस क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि लेटने से और झुकने से क्या होगा, क्षेत्रफल जो है व्यक्ति का बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, दाब में कमी आ जाता है। क्योंकि दाब का सूत्र ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो दाब में कमी आ जाएगा क्षेत्रफल बढ़ने के साथ। इसीलिए दलदल में जो फंसा व्यक्ति होता है उसको सलाह दिया जाता है जो थोड़ा झुक जाए या लेट जाए। उसके बाद चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती है, क्योंकि पानी का वेग बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। तो बहुत जगह पर आप देखिएगा पानी का फुहारा ऐसे फेंका जा रहा है और उस पर बॉल जो है घूम रहा है। बॉल क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो पानी अगर वेग के साथ आगे बढ़ रहा है तो पानी का जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस कारण बॉल उस पर आसानी से घूमने लगेगा। उसके बाद एक अंतिम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमखंड। हिमखंड का मतलब हो गया बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा। ठीक है, जैसे टाइटैनिक जहाज डूब गया था जिसको इंग्लिश में आइसबर्ग बोलते हैं ना, तो समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है, या हिमालय के ऊपर जो भी हिमखंड है, ठीक है, जहाँ से पानी आता है पूरा नदी वहीं से निकलता है, तो वो सब हिमखंड को अगर देखिएगा तो हिमखंड बहुत बड़ा होता है। तो हिमखंड अगर पिघलेगा तो ऊपर से नहीं पिघलेगा, नीचे से पिघलता है। ऊपर से पिघलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऊपर से पिघलते पिघलते आएगा, सबको पिघलाते पिघलाते ले चल जाएगा। ठीक है, तो साफे हो जाएगा हिमखंड। तो हिमखंड जो है, ठीक है, आइसबर्ग जो है वो नीचे से पिघलेगा। नीचे से क्यों पिघलता है, तो देखिए नीचे जो होता है वो दाब अधिक होता है, तल में दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्या पूरा भार नीचे है, पूरा भार ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है, तो बल अधिक लग रहा है, तो नीचे क्या होगा, दाब अधिक होगा। और नीचे दाब अधिक होने पर क्या होता है, किसी भी द्रव का या सॉलिड का अगर बात करेंगे तो किसी सॉलिड का बात करेंगे तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तल में दाब क्या अधिक है, इस वजह से तल में जो बर्फ है उसका गलनांक क्या होगा,
कम हो जाएगा और वो आसानी से पिघलेगा। किसके तुलना में? शीर्ष के तुलना में। तो कोई भी हिमखंड हो तो ऊपर से नहीं पिघलेगा, नीचे से पिघलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का दाब अधिक है और दाब बढ़ने के साथ जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए नीचे वाला पोर्शन पिघलने लगेगा जबकि ऊपर वाला पोर्शन हिमखंड का नहीं पिघलेगा। तो दोस्तों दाब क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं और दाब से संबंधित जितने भी बिंदु थे सारे बिंदु को हम लोग देख चुके हैं। अब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। तो दोस्तों ये बता चुके हैं, बांध के नीचे का दीवार जो है मोटी बनाया जाता है क्योंकि नीचे जो होता है प्रेशर पानी का अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है और इस कारण उस पर स्केटिंग करना क्या होता है? आसान होता है। अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो दोस्तों डेंसिटी बराबर का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है और आयतन जितना अधिक होगा डेंसिटी उतना ही कम होगा। तो लेटने से क्या होगा? आयतन जो होगा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए? कम हो जाए। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घटने लगता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग दाब से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अपने साइंस के लेवल को आप बेस्ट बना सकते हैं और सभी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।